Hey guys, welcome back to my channel Law and More. This is Chandni Malhotra, and in this video I shall discuss with you about the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इंडियन पॉलिटी में भी आप एक्सटेंसिवली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो और सुप्रीम कोर्ट पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आता है, वेदर इट बी द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, मे बी अबाउट द चीफ जस्टिसेस और द अपॉइंटमेंट, transfer. I mean, something comes. Also, the people who are preparing for AOR exams, advocate on record exam, and those who are the net aspirants. So for a lot of exams, this topic is going to help you. So I am going to try my best in this video to explain you as many things as possible about the Supreme Court. और ये जो topic है बहुत ही extensive है, इसमें 4 से 5 वीडियोस बन जाएंगी. तो जब भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो. आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको पार्ट 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, सो दैट यू कैन बेटर अप्रिशिएट वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. Cool. So this is the first one and let's get started. Before we actually talk about the Supreme Court in terms of its present provisions in the Constitution of India, हम थोड़ा सा इसको brief history check करते हैं, क्योंकि हम इसकी जब history check करेंगे तो हम इसको present से relate कर पाएंगे and then we'll be able to better understand the present concepts. So इसकी शुरुआत होती है 1773 के Regulating Act से. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, उसमें ये बोला था कि पहली बार कि भारत में ब्रिटिश इंडिया में बेसिकली कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा. अब उस टाइम का जो सुप्रीम कोर्ट था उसके लिए नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर. अभी हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो 1773 एक्ट के हिसाब से एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की जाएगी. एक ही साल में 1774 में कैलकाटा के फोर्ट विलियम्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो था रेडी हो गया था और वो कार्यरत हो गया था. जो पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो बना, फिर जो कैलकाटा में बना, उसके जो पहले चीफ जस्टिस थे उसका नाम इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए फॉर योर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ही वाज सर इम्पी. पूरा नाम था सर एलिजा, ELIJEH, देन इम्पी, IMPEY. So he was the first Chief Justice of the Supreme Court of Judicature, which was established at Fort Williams in Calcutta, under which act? Under the Act, Regulating Act of 1773. Cool. इस कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स केस फाइल कर सकते थे. इंडियंस के ऊपर इस कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी. उसके बाद हाई कोर्ट्स आ गए थे. इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट आया था 18th सेंचुरी में और उसमें कुछ हाई कोर्ट्स की स्थापना की थी. वो जो हाई कोर्ट थे उनका जो दर्जा था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से भी बड़ा था, मतलब वो उससे भी सुप्रीम थे. प्रेजेंटली अगर आप कंट्री में देखोगे तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है. लेकिन उस टाइम पे 18th सेंचुरी में पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था, फिर हाई कोर्ट्स थे. राइट. हाई कोर्ट्स के बारे में ज़्यादा हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज वी वांट टू लर्न मोर अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. फिर 1935 में एक लेजिस्लेशन पास हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड और रेड अबाउट इट इवन इन योर स्कूल बुक्स, इन सोशल स्टडीज़ बुक्स, हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ये एक मेजर कानून था जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया को गवर्न कर रहा था और इससे बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं हमने अपने भारतीय संविधान में भी अडॉप्ट करे थे. राइट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला कि देयर शैल बी अ फेडरल कोर्ट फॉर द ब्रिटिश इंडिया. एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी. ठीक है. फेडरल कोर्ट बना दिया गया 2 साल में. 1935 का एक्ट था, 1937 में फेडरल कोर्ट जो है वो कार्यरत हो गया. फेडरल कोर्ट की जो सीट थी वो दिल्ली में थी. दिल्ली में वो पार्लियामेंट के ही कोई पर्टिकुलर चेम्बर्स में फेडरल कोर्ट जो था वो कार्यरत हो गया था. वो जो फेडरल कोर्ट था वो इंडिया में तो सबसे बड़ा कोर्ट था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के दर्जे का नहीं था. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो होता है जो अपने आप में टॉप हो, उसके ऊपर आप कहीं अपील में नहीं जा सकते, जिसका डिसीजन फाइनल हो. लेकिन जो फेडरल कोर्ट का जो डिसीजन था वो प्रिवी काउंसिल जो कि लंदन में थी उसमें चैलेंज किया जा सकता था. ठीक है. अब फेडरल कोर्ट के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पहला चीफ जस्टिस थे फेडरल कोर्ट के वो कौन थे. द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट वाज सर मॉरिस गायर, MAURICE, मॉरिस गायर, GWYER. 1937 से 1950 तक ब्रिटिश इंडिया में फेडरल कोर्ट कार्यरत था. ओके.
अब इस ड्यूरेशन के दौरान 37 से 1950 तक उस फेडरल कोर्ट में 4 चीफ जस्टिस रहे, ठीक है। फर्स्ट हो गए सर मॉरिस कायर। आपको फोर्थ चीफ जस्टिस का नाम पता होना इम्पॉर्टेंट है। उनका नाम था जस्टिस H.J. कानिया, KANIA. He was the fourth chief justice, in fact the last chief justice of the federal court, क्योंकि उसके बाद वो फेडरल कोर्ट 1950 में ख़त्म हो गया था एंड देन सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन इट्स प्लेस। कूल। अब H.J. कानिया इम्पॉर्टेंट इसलिए भी बहुत हैं फॉर अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, बिकॉज H.J. कानिया हु वॉज द लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जब हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि 28 जनवरी 1950 से कार्यरत हुआ था, उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी कौन थे? जस्टिस H.J. कानिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जब उनकी नियुक्ति होती है, जब वो ओथ लेते हैं, तो उनको ओथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, उसी दिन हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, हमारे पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी ओथ होना था। तो उनको उस टाइम किसने ओथ दिलाया था? तो उस टाइम भी उनको जस्टिस H.J. कानिया ने ओथ दिलाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी से कार्यरत हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस उन्होंने उनको ओथ दिलाया था। मतलब जब फेडरल कोर्ट ख़त्म हुआ तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये ही जस्टिस को हमने CJI बनाना है, राइट। जस्टिस H.J. कानिया के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, दैट ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया who died before completing his tenure as a Supreme Court judge. उनका भारत के उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक कार्यकाल की अवधि समाप्त नहीं हुई थी, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। सो 1950 से 1951 तक ओनली ही कुड सर्व excuse me as a Supreme Court judge and then he died. इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले सिविल सर्विसेज में, आई डोंट रिमेंबर कौन से ईयर का था। क्या जस्टिस H.J. कानिया इकलौते ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले हो गई थी? सो द आंसर इज नो। देयर वाज अनदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी। सब्यसाची मुखर्जी का आप नाम याद कर सकते हैं। प्रेजेंटली इज अ फेमस डिज़ाइनर। दीपिका पादुकोण यूजुअली उनकी साड़ीज पहनती हैं, देन ही हैज़ दैट लिटिल बंगाल टाइगर ऑल्सो एज इज लोगो, राइट। तो सब्यसाची मुखर्जी उस टाइम भारत के 20वें मुख्य न्यायाधीश थे, वॉज द 20th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ही ऑल्सो डाइड बिफोर completing his tenure as the Supreme Court judge. So these were the 2 judges. H.J. कानिया से आप एक चीज़ और रिलेट कर सकते हो, इन्हीं के नेफ्यू थे, इनकी फैमिली, इनकी लीनियज में ही थे, उनका नाम था M.H. कानिया। यही आगे जाके 23वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। सो M.H. कानिया फ्रॉम द सेम फैमिली, आप सरनेम से याद कर सकते हैं बिकॉज आपको याद करने के लिए ट्रिक्स चाहिए। सो जो जस्टिस M.H. कानिया थे वो 23rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए अबाउट जस्टिस कानिया, ओके। You should also know the name of the present Chief Justice of India. He is Justice Bobde. He is the 47th Chief Justice of India. तो यहाँ पर हमने 4 चीफ जस्टिस के नाम तो याद ही कर लिए। पहला था जस्टिस कान्या, उसके बाद 20th जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी, 23rd M.H. कान्या एंड द प्रेजेंट 47th वन, ही इज जस्टिस बोबडे। कूल। नाउ मूविंग अहेड, नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द प्रोविजंस जो कि संविधान में दिए गए हैं और अब उनको डीपली समझेंगे। दिस इज बेसिकली आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जजेस की नियुक्ति होगी। उसका जो मेजर प्रावधान है वो है अनुच्छेद 124। मैं थोड़ा हिंदी भी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज कुछ ऑडियंसेस ऐसे हैं जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू द बेस्ट आई कैन, ओके। सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस। सो आर्टिकल 124 क्लॉज 1, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। शैल मीन्स होगा ही होगा, इसीलिए हमने फेडरल कोर्ट को समाप्त कर दिया था, वरना हम फेडरल कोर्ट को भी कंटिन्यू कर सकते थे, बट नो, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटिंग ऑफ
कंस्टिट्यूटिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें एक कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कि यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। यूजुअली मतलब उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस रही हैं। एंड अनटिल, ये जो अनटिल वाली जो सेंटेंस है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। तो जब भी आप कोई प्रोविजन पढ़ रहे हो, किसी भी कानून का कोई भी प्रावधान, अगर वहाँ पे अनलेस वर्ड आता है या अनटिल वर्ड आता है तो आप उस लाइन को बाद में पढ़ो, क्योंकि वो हमेशा एक्सेप्शन होती है। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। देयर शाल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें एक CJI होंगे, और एंड नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, और साथ में 7 से ज़्यादा और जजेस नहीं होंगे, मतलब 1+7 जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होगा ही होगा, साथ में जो जजेस है वो मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके एक्सेप्शन पढ़ते हैं, जो कि इसमें लिखी हुई है, अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर। तब तक जब तक पार्लियामेंट कोई कानून पास करके इसकी संख्या ना बढ़ा दे। तो ऑफ कोर्स अगर आप प्रेजेंट स्ट्रेंथ देखोगे सुप्रीम कोर्ट की, तो इट हैज़ गॉट 32 जजेस। इसका मतलब 1+7 तो नहीं है, मतलब पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाया ही होगा और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई होगी। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये तो पता लग गया कि पार्लियामेंट ने कोई ना कोई तो लॉ बनाया होगा, तभी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है। ठीक है, पर हमने इसका अभी तक संविधान में संशोधन क्यों नहीं किया? जब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त 32 जजेस की स्ट्रेंथ है, तो अभी तक हमारे आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में सिर्फ 7 जजेस ही क्यों लिखा हुआ है, दैट नॉट मोर देन 7 जजेस। वाई डिड वी नॉट अमेंड दिस प्रोविजन एंड वाई डिड वी नॉट चेंज इट? इसका जो आंसर है वो इसी प्रोविजन में लिखा हुआ है। मैं आपको दोबारा से पढ़ के सुनाती हूँ। अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर, संख्या बढ़ा सकते हो जब पार्लियामेंट कोई कानून से उसको बढ़ा दे। इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जब पार्लियामेंट इस नंबर को बढ़ा देगा तो उसको आपको संविधान में भी कोई संशोधन करके दिखाना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इट। दैट इज़ वाई वी आर नॉट रियली सीइंग एनी अमेंडमेंट मेड इन दिस प्रोविजन। तो जहाँ पे जब बोला ही नहीं गया है, सो वी हैव नॉट अमेंडेड इट। तो संविधान के हिसाब से अनुच्छेद 124 का क्लॉज 1 अभी भी यही बोलता है, इट्स 1+7, बट इन रियलिटी इट हैज़ बिन इंक्रीज। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे और कब कब इसमें चेंजेस आए। तो इसमें टोटल 3 अभी तक पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं जिससे स्ट्रेंथ को चेंज किया गया है। तो संविधान के हिसाब से इट्स 1+1। अब वो 3 चेंजेस कब कब आए हैं? अमेंडमेंट के थ्रू आए होंगे। तो जो पहला था वो 1956 में आया था। आप लिख सकते हो एक्ट का नाम। एक्ट का नाम है द सुप्रीम कोर्ट ब्रैकेट में नंबर ऑफ जजेस एक्ट ऑफ 1956। इसमें जो जजेस की संख्या है, इन्होंने वो 1+7 को 1+25 कर दिया कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 25 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं। 1956 से ये बहुत लंबे तक यही रूल चला अनटिल 2009। 2009 में पार्लियामेंट ने इस कानून को, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट को अमेंड करके 1+25 को क्या कर दिया, 1+30 कर दिया। मतलब एक चीफ जस्टिस के अलावा 30 जजेस और भी हो सकते हैं। अब इसमें एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है 2019 में। 2019 के हिसाब से 1+30 को अब चेंज करके 1+33 कर दिया गया है। मतलब टोटल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट जजेस की 34 हो सकती है, और प्रेजेंटली कितनी है, 32। मतलब स्कोप है और जजेस को भी एंटर करने का। कूल, फर्स्ट क्लॉज समझ में आ गया। पार्लियामेंट कैसे चेंज कर सकता है और कितनी बार, 3 बार चेंज कर चुका है। I hope it's clear. Now let's come to clause 2. Clause 2 talks about appointment. अब इस अपॉइंटमेंट को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी अपनी अगली वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान समझा रही हूँ और बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। बाकी क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट में काफ़ी चेंजेस आए थे बीच में, वी हैव सुप्रीम कोर्ट जजेस के ट्रांसफ़र के केसेस, अपॉइंटमेंट का केसेस, तो आई विल डिस्कस विद यू ऑल दोज केसेस। बट अभी सिर्फ हम प्रावधान को समझते हैं और प्रेजेंट में इस प्रावधान का क्या मतलब है हम उसको समझते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने आपको ओल्डर प्रोविजन करा दिया। ओके, लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। इट सेज एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होगी वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगी। अपॉइंटमेंट होगा, नॉमिनेशन नहीं होगा, अपॉइंटमेंट होगा। कैसे होगा? बाय वारंट। बाय वारंट वर्ड का मीनिंग मैं आपको वर्ड्स में समझा चुकी हूँ पहले भी वीडियोस में। ओके,
अब देखते हैं वो 3 कौन से रास्ते हैं कि जिससे आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज यहाँ पे बनने के मूड में है तो सुन लीजिए, ठीक है। फर्स्ट इज यू हैव सर्व्ड एज अ हाई कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट में या अलग अलग हाई कोर्ट्स में। टोटल अगर आप 5 साल किसी हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं देन यू आर एलिजिबल टू बी एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट लेवल, तो आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वे टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अब ये वाला जो तरीका है ये सबसे ज़्यादा यूज्ड तरीका है अब तक। 94% आप लगा लो, 93-94% जितने भी अभी तक जजेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने हैं, वो इसी तरीके से बने हैं कि वो पहले किसी ना किसी हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उसके बाद ही वो वहाँ पहुँचे हैं। इसमें आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ, अलग अलग ऑफ कोर्स हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने हैं। इस सिचुएशन में बॉम्बे हाई कोर्ट बड़ा ही लकी रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के बहुत सारे जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक एलिवेट हुए हैं, और 7 जजेस उसमें से ऐसे हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। तो बॉम्बे हाई कोर्ट से जितने भी जजेस एलिवेट हुए हैं उसमें से 7 जज, अब तक टोटल 47 CJI अभी प्रेजेंट है, उसमें से जो 7 जजेस हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले एक्स हाई कोर्ट जज रह चुके हैं। इवन द प्रेजेंट हमारे जो CJI हैं जस्टिस बोबड़े, ही वाज आल्सो एन एक्स जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। सो दिस इज़ अनदर फैक्ट दैट यू मे जस्ट कीप इन योर हेड। तो ये जो तरीका है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का, दिस इज़ द मोस्ट एम्प्लॉयड वन। नाउ द सेकेंड वे दैट समबडी कैन बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज इज़ कि वो कभी जज तो रहे नहीं, लेकिन उनकी 10 साल की वकालत है एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में। सो इन टोटल इफ़ यू आर प्रैक्टिस्ड इज़ अप टू 10 years, नॉट अप टू 10 years, 10 years और बियॉन्ड, एक हाई कोर्ट में, अलग अलग हाई कोर्ट में। ऐसा तो है नहीं कोई एक ही हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। तो इस सिचुएशन में भी आपका नाम दिया जा सकता है कोलिजियम को कि भैया ये बंदा भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है। इनिशियली ऐसा नहीं होता था। इट वॉज फर्स्ट इन द ईयर 1963 आई बिलीव, या इन 1963 दैट द फर्स्ट एडवोकेट, सो एडवोकेट्स को हम बोलते हैं बार, जजेस को हम बोलते हैं बेंच। सो एडवोकेट्स दे आर द मेंबर्स ऑफ द बार। सो फर्स्ट मेंबर फ्रॉम द बार जस्टिस SM सीकरी, जो कि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने थे। जब केसवानंदा भारती की जजमेंट दी गई थी, विच इज़ लाइक द लैंडमार्क जजमेंट, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर केस भी बोलते हैं, उस टाइम पे जस्टिस SM सीकरी वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन who was elevated to the bench, means to the Supreme Court judges category from being a member of the bar, जो कि सिर्फ एक एडवोकेट थे। तो एक एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट का जज ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकता है। एंड दिस वाज प्रूव बाय जस्टिस SM सीकरी 1963। उसके बाद आई थिंक 15-20 साल के बाद, यस 1999 में जाके, उसके 30 साल के बाद approximately, next was Justice Santosh Hegde. He was also the member of the bar who was later elevated to the Supreme Court judge. और अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो प्रेजेंटली अब थोड़ा सा कॉमन हो गया है, काफ़ी मेंबर्स ऑफ द बार जो हैं वो अब बेंच के मेंबर्स बन चुके हैं। मतलब अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो भी आपको एलिवेट किया जा सकता है। Here you can take example of Justice Nariman, the present Supreme Court judge. जस्टिस नरीमन, जो कि पहले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट नरीमन के बेटे ही थे, तो फली नरीमन। तो ही, उनके पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उनके क्रेडिट में, दैट ही वाज द यंगेस्ट सीनियर एडवोकेट ऑल्सो ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 37। ओनली एट द एज ऑफ 37 वो सीनियर एडवोकेट बन गए थे। उस टाइम जस्टिस वेंकटाचलैया यूज्ड टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तब उन्होंने रूल्स चेंज करवाए थे। उन्होंने ये बोला था कि भैया सीनियर एडवोकेट बनने के लिए एक एज फिक्स की जाए, 37 इज़ लाइक टू अर्ली कि आप किसी को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दो। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत सारे ऐसे जजेस अभी जो रिसेंटली जो कि एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, वो डायरेक्टली बार से आए हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट आपको मैं नाम बताऊंगी। SM सीकरी हमने कर लिया, संतोष हेगड़े कर लिया हमने, फली नरीमन कर लिया, इंदु मल्होत्रा। सो प्रेजेंटली शी इज़ वन ऑफ दोज 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस। प्रेजेंटली 3 सुप्रीम कोर्ट में 3 फीमेल जजेस हैं प्रेजेंटली। एक है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा भी जो है वो बार से एलिवेट हुई थी। शी वॉज नेवर अ जज बिफोर, शी वॉज एन एडवोकेट हु वॉज रेज्ड टू द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज।
सो वारंट इज़ लाइक एन अपॉइंटमेंट लेटर बेसिकली। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि कुछ पोस्ट्स में जब प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं तो वो अपॉइंट करते हैं बाय वारंट, और कुछ में जस्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स लिखा हुआ है। जैसे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, CAG है, उसकी नियुक्ति भी बाय वारंट की जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस की होती है, जैसे मैंने भी आपको आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में भी पढ़ के बताया। सिमिलरली जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनकी भी अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होती है, लेकिन वहाँ कहीं वारंट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बारीकियों का आपको ख्याल रखना है अगर आप कोई अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो। हर सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, बाय वारंट की जाएगी। और कैसे की जाएगी? इन कंसल्टेशन विद, मतलब राष्ट्रपति विचार करेंगे, परामर्श करेंगे किनके साथ? अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड अदर हाई कोर्ट जजेस विच ही थिंक्स एज नेसेसरी। जो प्रेसिडेंट को लगता है बाकी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और कुछ हाई कोर्ट के जजेस का व्यू लेना ज़रूरी है। मैं उनसे ज़रा डिस्कस तो करूं कि भैया ये जो जज हैं, जो लिस्ट में जो मेरे पास नाम आए हैं, तो ये कैसे हैं, क्या इनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना चाहिए? तो वो इस संदर्भ में किसी भी एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस या किसी भी हाई कोर्ट के जजेस से परामर्श कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के जजेस से क्यों परामर्श किया जाएगा? हो सकता है फॉर इंस्टेंस आप किसी हाई कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट में यूजुअली एलिवेशन होता है, तो अगर आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए कंसिडर कर रहे हो, तो जो उनके कोलीग्स रहे होंगे वहाँ पे, जिनके साथ वो काम कर रहे हैं कुछ सालों से, तो प्रेसिडेंट उनसे पूछ सकते हैं, बिकॉज उनको पता है, उन्होंने उन जस्टिस के साथ काम किया है। सो दे मे गिव अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू, दे मे गिव अ बेटर ओपिनियन। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ हाई कोर्ट जजेस या कुछ सुप्रीम कोर्ट जजेस का व्यू पॉइंट लेना इम्पॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट उनको कंसल्ट कर सकता है। इन सब सिचुएशन में एक को तो लूप में रखना ही है, मतलब प्रेसिडेंट को एक बंदे से तो कंसल्ट करना ही होगा, वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करने के लिए आप किसी भी जज से कंसल्ट करो, बीइंग द राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के बंदे हो या हाई कोर्ट के जजेस से करो, लेकिन आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो कंसल्ट करोगे ही करोगे। पर एक कंडीशन में आप कंसल्ट नहीं करोगे, जो कि इसके प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कर रहे हो। तो अगर आप CJI को अपॉइंट कर रहे हो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, तो उस सिचुएशन में जो प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश है, अगर आप उनसे कंसल्ट ना भी करो तो भी चलेगा। कूल। सो दिस क्लॉज 1 says that the appointment will be made by the president by warrant in consultation with Supreme Court and High Court judges as he thinks necessary। और उनका जो कार्यकाल है वो कब तक के लिए होगा? until they attain the age of 65 years। 65 years जब तक के वो पूरे नहीं हो जाते, they may continue to be the Supreme Court judges। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट जजेस जिनका नाम दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, क्या उनकी एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है, या प्रेसिडेंट मना भी कर सकता है कि भैया तुम्हारे हिसाब से बंदा सही है, मेरे हिसाब से बंदा सही नहीं है? तो क्या जो कंसल्टेशन वर्ड का मतलब मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? इस सिचुएशन पे और बाकी भी बहुत केसेस हुए हैं, बहुत डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी इन डिटेल। प्रेजेंट हम इसका देखते हैं कि इसका अगर हम क्रक्स निकालें तो प्रेजेंट पोजीशन ये है कि इस क्लॉज में जो लिखा है कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन से जजेस का नियुक्ति करेगा, उसको रिप्लेस कर दिया गया है कोलिजियम सिस्टम से। कोलिजियम सिस्टम के बारे में कहीं भी संविधान में कोई व्याख्या नहीं की गई है। इट इज़ समथिंग विच इज़ जज मेड, मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ये डॉक्ट्रीन निकाला है, खुद से एक कॉन्सेप्ट निकाला है कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, जो अपने बाकी सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं कि किसका कौन कौन जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने लायक है, किसका कहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है इन द नेम ऑफ कोलिजियम सिस्टम। इसके बारे में इन डिटेल मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। नाउ मूविंग ऑन टू क्लॉज 3। क्लॉज 3 कहता है क्वालिफिकेशंस क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, ये मैं आपसे पहले भी एक वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो they are basically 3 different qualifications apart from of course being the fact that you are a citizen of India। citizen of India तो आप हैं ही, उसके अलावा आपके पास 3 तरीके हैं कि आप
इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि वो बाकी 2 और सुप्रीम कोर्ट में फीमेल जजेस कौन सी हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि 3 सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटली फीमेल जजेस कौन सी है। मैं आपको ये नहीं बता रही कि तीनों के तीनों जो हैं वो बार से एलिवेट हुई हैं। एज एन एडवोकेट कोई अगर जज बनी है डायरेक्टली तो वो इंदु मल्होत्रा है, द ओनली फीमेल टिल नाउ। अब मैं आपको ये बता रही हूँ जो इसी से रिलेटेड है कि प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में 3 विमेन जजेस हैं, उनके नाम। पहला कौन हो गया? इंदु मल्होत्रा। सेकेंड इज जस्टिस भानुमति, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज जस्टिस इंदिरा बैनर्जी। ओके, तो 3 प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में फीमेल जजेस हैं। इसमें से जो एक है इंदु मल्होत्रा, वो जो हैं आर्बिट्रेशन की बड़ी ही अमेजिंग एडवोकेट रही हैं। वो बहुत सारी सरकारी कमिटीज़ का भी वो पार्ट थी, जो कि प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। किस एंट्री से वो गई हैं? वो हाई कोर्ट की जज नहीं थी, वो बार की मेंबर थी। 10 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट जज बन गई, ठीक है। इससे 2 चीज़ें और हम देख लेते हैं जो हमें इससे रिलेटेड हमें नॉलेज में हेल्प करेगी। पहला कि सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल वुमेन जज कौन रही थी? वो थी जस्टिस फातिमा बीवी। ओके, टिल नाउ सुप्रीम कोर्ट में 8 फीमेल जजेस रह चुकी हैं। टिल नाउ एज इन अप टू 2020 देयर हैव बीन 8 सुप्रीम कोर्ट जजेस, जिसमें आपको मैंने 4 नाम तो करा ही दिए हैं। पहली कौन थी? जस्टिस फातिमा बीवी। 3 प्रेजेंट कौन है? इंदु मल्होत्रा, भानुमति और इंदिरा बैनर्जी। 4 तो आपको यहीं याद हो गई हैं। ओके, तो ये तो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ ली। वापस हम क्लॉज में आते हैं। पहली क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जज बनने का, 5 साल आप हाई कोर्ट के जज रहे हैं, ज़्यादा रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी जजेस एलिवेट होते हैं। सेकंड है कि आपकी प्रैक्टिस रही है 10 साल या उससे ज़्यादा की, जो भी रिसेंटली ट्रेंड में है कि काफ़ी एडवोकेट्स जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन रहे हैं। थर्ड क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जज बनने की, तो अगर आपको लगता है फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में नहीं आते तो आपके पास थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर हमारे राष्ट्रपति को लगता है कि कोई इंसान जो है एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है। जूरिस्ट कौन होता है? जो नॉलेज ऑफ लॉ रखते हैं। तो यू मे नॉट बी एन एडवोकेट, यू मे नॉट बी अ जज, बट यू आर अ जूरिस्ट, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द मेन क्राउड। तो भी आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये जो थर्ड जो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट जज में की एंट्री पाने का, वो अभी तक इंडिया में यूज़ नहीं हुआ। इस पर भी काफ़ी रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं, आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, जिसमें लोग कहते हैं कि इट्स लाइक अ डेड वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट हैज़ नेवर बिन मेड यूज़ ऑफ। आपने लिखा ही क्यों है? क्योंकि इतने साल हो गए, 1950 से 2020 तक आपको 70 साल में कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ही नहीं मिला। तो अभी तक ऐसा कोई इंसान को नियुक्त नहीं किया गया है। कूल। अब इस आर्टिकल का जो फर्दर प्रोविजंस है, फर्दर क्लॉजेज हैं, टॉक्स अबाउट द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज एंड अदर थिंग्स विच आई विल डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अदरवाइज देन इट गेट्स very difficult to upload also. So I will discuss that in the upcoming video. I hope you really enjoyed watching it and you got to learn a lot of new things. So just keep making your notes. It might help you somewhere, and if you really liked my effort, then you can just like my video. You can just drop in a comment which might motivate me further to make even better videos, to come up with even better content. And if you think that my way of explanation is good or needs some improvement, then you can just let me know in the comment section. You can also share my videos with any of your friends, those you think that will be benefited by it, maybe because they're preparing for something like this. You can just do that, and you can also subscribe to my channel. Otherwise, thank you so much for watching. Bye bye, take care.